हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड से जो हिमानियों के द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उसके संबंध में, जो भूदृश्य धरातल पर दिखाई देती है, इसके बारे में विमर्श आज के इस व्याख्यान में होगा। आइए चर्चा करते हैं कि हिमानियों के द्वारा किस प्रकार के भूदृश्यों का उद्भव और विकास होता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ का आशय है कि हिम नदियों के द्वारा जो भी कटाव, जमाव और निक्षेपण होता है उनसे धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। और आप कल्पना करिएगा कि ये जो हिम नदी है, हिमनद, बार बार आपको ये शब्द आएगा आपके सामने। तो हिमनद का आशय है कि बर्फ़ की नदी जो सरकती है। जैसे आप सामान्य नदी देखते हैं, महानदी देखते हैं, तो जो जल का प्रवाह होता है वो काफ़ी तेज होता है, लेकिन जो हिमनद होता है, एक नदी में बर्फ़ का खिसकाव होता है और उस बर्फ़ के खिसकाव के द्वारा जो भी भू आकृतियों का निर्माण होता है उसके संदर्भ में क्रमशः हम चर्चा करेंगे। तो आप अपने कल्पना में रखिएगा कि बर्फ़ की नदी है जो बह रही है ऊपर से नीचे की ओर ढाल के हिसाब से। और एक बात और मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा आपके नॉलेज के लिए कि देखिए, जैसे जो सामान्य नदी होती है वो काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी बहती है, लेकिन जो हिमनद होता है उनमें बहुत मोड़ या घुमाव नहीं होता है, वो स्मूथली मूव करती है और जहाँ पर तेज़ ढाल है तेज़ी से बहती है, जहाँ पर ढाल का जो प्रवणता है वो कम है वहाँ पर वो स्लाइड होती है धीरे धीरे। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा विमर्श करें। जो हिमानी या जिसको हिमनद एक प्राकृतिक बर्फ़ का बहुत बड़ा संचयन होता है, जमाव होता है, जो धरातल के स्थलीय भागों में बहुत बड़े नदी के जैसे फैले रहने के साथ साथ वो ज़मीन के ढाल के हिसाब से मंद गति से, धीरे धीरे गति से वो प्रवाहित होता है। हिम नदियाँ धरातल जो ऊपरी पृष्ठ है, प्रवाहित जल का ही ठोस रूप होता है। जैसे हम प्रवाहित जल देखते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हिमनद ठोस रूप में होती है। जो 0 डिग्री सेल्सियस या इससे जो तापमान कम हो जाने पर जो पानी है वो जमकर ठोस हो जाता है, तो इसको हम लोग सामान्यतः बर्फ़ या हिम कहते हैं। और धरातल के ढाल के हिसाब से जब ये बर्फ़ सरकने लगती है तो इसे ही हिमानी या हिमनद कहते हैं। वार्चेस्टर महोदय का कहना है कि जो हिमानी या हिमनद हिम की एक ऐसी बड़ी राशि है जो धरातल पर इकट्ठा होने के स्थान से वो धीरे धीरे सरकती है। हिमानी धरातल के सतह पर अपर्दन का कार्य संपन्न करती है और बहुत सारे स्थल रूपों का वो निर्माण भी करती है। अब बात ये आती है कि ये जो हिमनद है या हिमानी है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो जो बर्फ़ है वो बर्फ़ लगातार गिरता है, जिससे कि निरंतर बर्फ़ आच्छादित रहने वाली जो भूमि है उसको हिम क्षेत्र, स्नोफील्ड कहते हैं। आपको याद होगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको बताया गया था कि आज से जो 30,000 साल पहले प्लीस्टोसीन नामक एक हिमयुग हुआ था, और उस हिमयुग के दौरान विश्व का जो अधिकांश भाग है वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, वो हिम की या बर्फ़ की
एक मोटी चादरों के नीचे दबा हुआ था। आज ये जो हिम चादर है उसका अवशेष के रूप में केवल दो एरिया मिलता है, वो है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं कि अंटार्कटिका और जो ग्रीनलैंड है वहाँ बर्फ़ की कई किलोमीटर मोटी जो परत है वो जमी हुई है। बेसिकली जो हिमनद का अपरदन कार्य है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये जो अपरदन कार्य है वो धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। और बेसिकली हिम नदियों के द्वारा जो अपरदन है वो घर्षण के कारण होता है। इस काम में जो पाला होता है, पाला आप जानते हैं गिरता है जो बर्फ़, उसका भी विशेष योगदान होता है, क्योंकि अकेली जो ये जो हिम है ये पत्थर को घिस नहीं सकती। तो जो हिमनद होता है उसके आजू बाजू में जो शिलाखंड जमे होते हैं उनके रगड़ के कारण जो शैल है या चट्टान है वो बड़ी शीघ्रता से घिस जाती है। शैल जो है पत्थर है, हिमनद के जो शिलाखंड उसको रगड़ खाकर पतली और चिकनी होती रहती है और एक समय के बाद घिसते घिसते ये गोल हो जाती है। और ये जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनका विचित्र रूप और आकार बन जाता है। बेसिकली जो हिमनद हैं, हिम की जो नदियां हैं का अपरदन जो काम है वो ये जो चार आप स्क्रीन में देख रहे हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो है हिम नदियों की मोटाई। ये हिम नदियों की मोटाई जो बर्फ़ की मोटाई है इसका विशेष प्रभाव अपरदन की क्रिया पर पड़ता है। वास्तव में हम देखें तो जो जो हिम की नदी है उसमें जितना अधिक बर्फ़ रहेगा उतना ही उसमें कटाव ज़्यादा होगा। जो हिम नदियाँ हैं उनका जो मध्य भाग है, बीच का भाग है, उसमें अपरदन कम होता है और आजू बाजू जो है वो अपरदन ज़्यादा होता है। दूसरे क्रम में देखते हैं चट्टानी पदार्थों की मात्रा। जो हिमनद है उसमें चट्टानी पदार्थों की कितनी मात्रा है। तो बेसिकली होता है जब पाला का क्रिया होता है तो पाला जब गिरता है तो जो चट्टान होता है वो टूट के जो हिमनद है उसमें मिल जाता है। और कभी कभी वो जो पत्थर है जो पाला से टूटा हुआ है वो जो हिम में दरार होता है उसमें घुस जाता है और जो हिम नदी रहती है उसकी तली में भी चल देता है। और उसके घर्षण के कारण जो बेड है वो तल है हिमनद का वो नीचे का जो पत्थर है वो टूटते जाता है और लगातार घिसते रहता है। जिन नदियों में जो शिलाखंड है, पत्थर के टुकड़े हैं, उनका जमाव कम होता है, वहाँ अपरदन कम होता है। और जहाँ पर पत्थर के टुकड़ों का जमाव अधिक रहता है वहाँ पर बेसिकली जो अपरदन है वो अधिक होता है। कई बार ये होता है कि जो हिम नदी की घाटियाँ हैं उसमें घर्षण के कारण किनारे किनारे में हिम खरोंचे बन जाती है, स्ट्रेंथ कहते हैं उसको। ये बेसिकली जो हिम का बहाव है उसके दिशा को बताने का काम करती है या इंगित करती है। तीसरा है हिम नद जो है उसका वेग, स्पीड। सामान्य बात है कि हिम नदियों में जितना अधिक वेग होगा उसमें उतना ही अधिक अपरदन होगा, घिसाव की क्रिया होगी। और ये देखा गया है कि जो हिम नदी की घर्षण शक्ति है ये उसके गति के घन के अनुसार बदलती रहती है। घन मतलब क्यूब, 3 गुना। जो तीव्र गति वाला ढाल है
वहाँ पर हिम नदियों के द्वारा तीव्र अपर्दन होता है, और जहाँ पर ढाल की प्रवणता कम है या गति मंद है हिमनद के प्रवाह की, तो वहाँ पर जो अपर्दन है वो तेज़ घाटी के अपेक्षाकृत कम कम शक्तिशाली होता है या अपर्दन कम पाया जाता है। चौथा और जो आखिरी कारण है वो है तली शैलों की बनावट, कि भाई जिस घाटी से हिमनद बह रही है उसके बेड में या तल में जो शैल है उसकी बनावट कैसी है। अगर उसके तल में मुलायम शैल होगी तो शीघ्रता से कट जाती है। अगर हिमनद के बेड में या तली में कठोर शैल है तो उसको काटने में उसको समय लगता है। कई बार जो कठोर शैल है वो हिम नदियों के बहाव में रोक पैदा कर देता है, अवरोध उपस्थित करता है, जिससे कि कारगेस बन जाते हैं, श्रिंग बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो 4 मेन फैक्ट्स या कारण हैं वो उसके इरोजनल वर्क ऑफ जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के जो अपर्दन का कार्य है, काटने का कार्य है, उसको प्रभावित करता है। हिमनद के जो अपर्दन है जो अपर्दन का कार्य है उसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ या भू आकृतियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती है, जो प्रमुख हैं। रिलीफ फीचर फॉर्म बाय ग्लेशियर इरोजन। तो हिमनद के अपर्दन से जो पर्वतीय ढालों पर ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं जो 6 प्रकार के की आकृतियाँ हैं वो बन जाती है। पहला है हिमज गह्वर, इसको अलग अलग देश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, चर्चा करेंगे उसकी। गिरी श्रृंग हार्न, यू आकार की घाटी यू शेप्ड वैली, निलंबी घाटी हैंगिंग वैली, भेड़ पीठ शैल या रॉस मुटाने, और फियोर्ड। ये जो 6 बेसिकली आकृतियां हैं वो अपर्दन के द्वारा बनती हैं, जहाँ पर हिमनद का प्रवाह होता है, जहाँ पर ग्लेशियर स्लाइड्स होती हैं। जब पहले चर्चा करेंगे हिमज गह्वर, या इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। स्कॉटलैंड में इसको कोरी कहा जाता है, जर्मनी में कारेन आदि कहा जाता है। हिमज गह्वर जो पहला आकृति है। जब हिमनद बहुत ऊंचे पर्वतीय भागों से नीचे की ओर उतरती है तो जो पर्वत के ढाल हैं उस पर अलग अलग जगह जगह पर गड्ढे बना देती है। वो धीरे धीरे वो जो गड्ढा है वो बढ़कर बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है, गर्त बन जाता है। एक समय के बाद, कालांतर में काफ़ी समय के बाद ये जो गर्त है, जो गहरा गहरा है गड्ढा, वो इतने गहरे और चौड़ा हो जाता है कि इनसे जो हिम नदियों का जन्म और विकास होने लगता है। इसे ही हिम गह्वर कहते हैं। ये तीव्र ढाल वाला, ऊंची नीची चोटियों से घिरा रहता है। पिरेनीज पर्वत का गोवर्णी का गर्त एक प्रसिद्ध हिमज गह्वर है। जब हिम ऋतु का समय आता है, जब बर्फ पिघल जाता है, तो जब आप इसकी आकृति को देखोगे तो आपको आराम कुर्सी जो बैठने वाला रहता है ना, वैसी दिखाई देता है। थोड़ा सा चित्र में समझने का प्रयास करेंगे, मैं कुछ देर रुकूंगा, ये आप देखिएगा। ये आराम कुर्सी के जैसा आपको दिखाई दे रहा है।
ये वाला एरिया। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये आप देखेंगे, ये तो कालांतर में होता ये है कि यहीं से फिर हिम नदों का विकास और पोषण होता है, उत्पत्ति होनी चालू होती है और ये इधर बहते जाती है। ये गड्ढा बन गया, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हार्न या गिरीश्रिंग, हार्न के नाम से ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। जब पर्वतीय भागों में समान ऊंचाई पर बहुत सारे सर्क बन जाते हैं, तब वे अपने शीर्ष की दीवार का तेजी से कटाव करने लगते हैं। ऐसे में वहाँ पर काफ़ी समय के बाद, एक लंबे समय के बाद, बीच में पहाड़ी के स्थान पर एक सिंग के जैसी आकृति, आपको ऊंची नुकीली आकृति दिखाई देगी। उसे हार्न या गिरीश्रिंग कहा जाता है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो इस तरीके का होगा। इस जैसे ये हार्न है ऊपर, और यहाँ से बर्फ़ ऐसे जा रही है, बर्फ़ की नदी। ये ऐसे यहाँ से बर्फ़ की नदी जा रही है, ये ऐसे। और ये वाला जो है वो एक सींग के जैसा आपको दिखाई देगा। इसी को कहते हैं हॉर्न। हॉर्न ये स्विट्जरलैंड में मेटर हार्न और जंगफ्रा हार्न एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध आकृति है। ये स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहीं, अगर आप यूट्यूब वगैरह देखिएगा, गूगल सर्च करिए तो। आगे चलते हैं। यू आकार की घाटी। हिमनद नई घाटी का निर्माण नहीं करती, एक तो आप जान लीजिएगा। हिमनद नई घाटी का निर्माण नहीं करती, बल्कि वो पूर्व निर्मित नदी घाटियों को ही परिवर्तित और विकसित करते रहती है। नदी घाटी के जो स्पूर है, पर्वत प्रक्षेप, वो बर्फ़ के लगातार घिसाव और कटाव से नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण घाटियाँ चौड़ी हो जाती है और किनारे लगभग खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार जो बर्फ़ की घाटियाँ अक्सर अंग्रेजी के यू के अक्षर के जैसा बन जाता है। ये घाटियाँ गहरी बन जाती है और उसका जो बेड है, जो तली है, वो चौड़ा और चौरस हो जाता है। इसके किनारे तीव्र या खड़ी ढाल वाले एक अवतल के जैसे होते हैं। ये जो घाटी है, इसका तल ऊपर के भाग से ही आपको दिखाई दे देगा। अमेरिका में एक फेमस घाटी है योसेमाइट घाटी, जो यू आकार के घाटी का एक सर्वोत्तम नमूना है या दृश्य है। ये आप देखिए, ये अंग्रेजी के यू अक्षर के जैसा।
ये अगला चर्चा करते हैं लटकती घाटी। निलंबित घाटी, हैंगिंग वैली। जो हिम की नदियां हैं वो पुरानी प्राचीन नदी घाटियों से प्रवाहित होती है। मुख्य घाटी की विशाल हिमनद सहायक जो घाटी होती है उसके हिमनद की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से अपने तली को गहरा करते जाती है। जो मुख्य नदी है वो तली को तेजी से गहरा करती है अपेक्षाकृत अपने सहायक नदी के। इसके कारण मुख्य नदी तथा सहायक नदी के जो संगम स्थल होता है वहाँ पर बहुत तेज ढाल पैदा हो जाता है। सहायक नदी की जो घाटी है वो मुख्य नदी की घाटी के ऊपर लटकते हुए दिखाई देती है और ऐसी घाटियों को निलंबित घाटी या लटकती हुई घाटी कहा जाता है। इस टाइप का जो घाटी है निलंबित घाटी, आपको जो मुख्य नदी है उसके ऊपर सहायक नदी की घाटी लटकते हुए दिखाई देगी। इसका बेस्ट उदाहरण है कैलिफोर्निया के सिएरा नेवादा पर्वत की योसेमाइट घाटी। नॉर्वे, चिली, अलास्का आदि के जो देश हैं यहाँ जो फियोर्ड इसी प्रकार की जो घाटी है उनका प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप स्क्रीन में भी ध्यान दीजिएगा एज ए PDF फॉर्म। आगे चलते हैं। भेड़ पीठ सैल या इसी को रासमुटाने भी कहा जाता है। हिम नदियाँ टेढ़े मेढ़े मार्ग से प्रवाहित नहीं होती, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रायः जो मार्ग में अवरोध होता है उसको वो काट पीट के घीस के चिकना बना देती है और इस तरीके से जो घाटी का जो तली है उसमें छोटे छोटे गोलाकार टीले बन जाते हैं। आल्पस जो पर्वत है कि जो आल्पस पर्वत की डोलोमाइट शैल जो घिस घिस जाने के कारण उसकी घाटियों में छोटी छोटी पहाड़ी बन गई है और ये जो टीले हैं वो दूर से देखने पर आपको भेड़ के आपको ऐसे लगेगा कि एक भेड़ बैठी है, आप उसके पीठ को देख रहे हैं। इस कारण इसको जो सीसर महोदय हैं वो भेड़ पीठ शैल की संज्ञा दे दिया रासमुटाने। फ्रांसीसी भाषा में जो ये शब्द है रासमुटाने, इसका अर्थ भेड़ के आकार की शैल या चट्टान होता है।
ये आप देखिए इस तरीके से। रासमुटाने या भेड़ पीठ सेल। आगे चलते हैं 6वें नंबर में, फियोर्ड। फियोर्ड वास्तव में पूर्वकालीन घाटी हिमानियों के द्वारा बनाई गई यू आकार की जलमग्न घाटियाँ हैं। नॉर्वे, स्वीडन, अलास्का और जो ध्रुवी आइलैंड है उसके किनारे प्लेस्टोसिन का जो हिमयुग में सागर तल नीचे था, नीचे प्लेस्टोसिन में, तब यहाँ की घाटी हिमानी बर्फ़ के अधिक विस्तार के कारण सागर तट तक चली गई थी और घाटी की जो हिमानी या बर्फ़ के अधिक विस्तार के कारण वो सागर तट तक उतर आई थी। बाद में तापमान बढ़ने लगा, बर्फ़ पिघलने लगा और सागर का जो तट है वो ऊपर, जो लेवल है वो ऊपर उठने लगा। ये ऐसी घाटियाँ पानी में डूब गई, तट का भाग बन गई और इसे ही फियोर्ड तट सामान्य रूप से कहा जाता है। ये इस प्रकार का जो तट है वो लंबा, सकरा और खाई जैसे दिखाई देता है। इनका जो ढाल है वो खड़े ढाल वाले होते हैं और ये समुद्री भाग में दूर तक समाये हुए होते हैं। ये ये सागर है और इस सागर के ये हिमनद है और ये सागर के अंदर तक समाई रहती है। ये ध्यान से देखिएगा। आगे बात करते हैं हिमानी के जो निक्षेपण है उससे किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये तो हो गया काटने छीलने वाला बात। अब बात होगी कि जो हिम नदियाँ सरक रही है, बह रही है, तो वो अपने साथ मलबा का भी स्थानांतरण कर रही है। जो काट छाट के बालू, बोल्डर, रेत या जो भी पदार्थ है वो ला रही है, उस पदार्थ को वो जमाव कैसे करती है, जमा कैसे करती है, डिपॉजिट कैसे करती है, निक्षेपण कैसे होता है। तो हिम नदियों द्वारा जो निक्षेपण का कार्य हिम के पिघलने के साथ प्रारंभ होता है। जमाव का जो कार्य है वो जो 3 प्रमुख स्थलाकृतियां हैं उनको जन्म देता है। तो उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हिमोड़। ये हिमोड़ क्या है?
तो हिम नदियाँ अपने अपर्दन और परिवहन के कार्य से जितने भी पत्थर के खंड, शिलाखंड कहते हैं जिसको, रेत के कण, मिट्टी, मलबा आदि को बहाकर निचले भाग में ले आती है। और इस एकत्रित जो मलबा होता है इसको ही हिमोड़ कहा जाता है। जो हिमनद है, जो बर्फ़ की नदियां हैं, उनके द्वारा जो निक्षेपित आकृति है उनमें ये जो हिमोड़ है वो बहुत प्रसिद्ध है। इनके कई प्रकार होते हैं। दूसरा है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, गोलास्मी मृतिका, बोल्डर क्ले। ठीक, बोल्डर का मीनिंग आप समझ रहे हैं। तो गोलास्मी मृतिका जो हिमनदी के निक्षेप में जो भारी शिलाखंड, बड़ा बड़ा और बारीक चूर्ण, जो रेत है, वो निक्षेपित हो जाता है, जमा हो जाता है। इसमें कोई लेयर नहीं होता, कोई स्तर नहीं होता, और ये पानी के द्वारा प्रवाहित भी नहीं होता। इनको गोलास्मी मृतिका, अंग्रेजी में टिल कहा जाता है। ये महाद्वीपीय हिम नदियों द्वारा जो डिपॉजिट है, निक्षेपित है, सबसे साधारण तली हिमोड़ होते हैं, जमाव होते हैं हिमोड़ मलबे का। इसमें जो गोलास्म है, बोल्डर्स है, वो छिटकी हुई होती है। इस शब्द का प्रयोग स्कॉटलैंड में किया गया, बोल्डर क्ले का। और जो तीसरा है महत्वपूर्ण जो जमाव है उसको कहा जाता है ड्रमलिन। एक्चुअल में ये होता है कि जो हिमनद का जो क्षेत्र है उसमें जो गोलास्म और जो लसीली मिट्टी के टीले मिलते हैं, जिनमें कभी कभी उसके बेड में सैल जो है, पत्थर है, उसके टुकड़े भी पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति है लंबाई में 2 भागों में विभक्त अंडे की तरह होती है, इसलिए इसको अंडों की टोकरी, बास्केट ऑफ एज भी कहते हैं। या आप कल्पना करिएगा कि इसकी तुलना उल्टा नाव या उल्टा चम्मच से भी की जाती है। इसको ड्रमलिन कहा जाता है। ये आप देखिए, अंडे को आधा काट दीजिए और ऐसे उल्टा रख दीजिए ज़मीन में, उस टाइप का दिखाई देता है। अगले क्रम में हिम नदीय जलधारा के निक्षेप। जब हिम पिघल जाता है, वो जल में परिवर्तित हो जाता है, तब इसके निक्षेपण से किन किन प्रमुख भूआकृतियों का निर्माण होता है। इसमें जो 3 हैं वो है, पहला अवक्षेप मैदान, आउटवाश प्लेन, दूसरा है एस्कर, और तीसरा है केम। जब हिमनद की जो बर्फ़ है वो पिघलने पर जलधाराएं बदलती हैं। हिमनद और उससे प्राप्त जल के सामूहिक प्रभाव से कई प्रकार की जो निक्षेपण की आकृतियां हैं वो बन जाती है। इनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो अवक्षेप मैदान का होता है। आखिरी हिमोड़ मतलब बर्फ़ पिघलने का पहले आखिरी हिमोड़ के बाद जो हिमजल है वो अनेक धाराओं में बह निकलता है। ये बारीक कणों को बहा ले जाता है और स्थलीय भागों में जमा करके जलोढ़ पंखों के जैसे एल्यूवियल फेन्स का निर्माण करता है।
इसको हिमानीकृत अवक्षेप मैदान कहते हैं। ये परतदार निक्षेपण से बनता है। इसके किनारे किनारे में बारीक मिट्टी से लेके हल्का बालू या रेत, और सिरे में उसके जो सिरा होता है तो उसमें खुरदुरे छोटे छोटे टुकड़ों वाली पथरीली मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मैदान है वो काफ़ी बड़ा विस्तृत हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, ये इस तरीके से दूसरा बात करते हैं एस्कर। एस्कर की चर्चा करते हैं। ये एस्कर क्या है? जो पर्वतीय भाग में हिमनद और उससे निर्मित जो जलधारा है उससे जमा होने वाली जो बालू है, बजरी है, ये लंबे लंबे सर्प के भांति टेढ़े मेढ़े और दूर तक फैले टीले बन जाते हैं। इसी को एस्कर कहा जाता है। ये जो शब्द है उसको स्कैंडिनेविया से ये शब्द आया है, एस्कर। एस्कर का आयरिश जो भाषा है वो एक ऐसे शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है वे, पथ या रोड। जो हिम प्रभावित क्षेत्र, जो सर्वाधिक हिम प्रभावित क्षेत्र है, वो एक आवागमन के साधन के रूप में इस एस्कर से वहाँ के लोग आते जाते हैं। वो टेढ़े मेढ़े बांध की तरह होता है। ये कम चौड़ा होता है। इनकी लंबाई बहुत होती है, लगभग 4 किलोमीटर तक भी हो सकती है। ये देखिए आप एस्कर, ये 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 ज़्यादा क्लियर पिक्चर है एस्कर का। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो भाग दिख रहा है इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही एस्कर है। और एक तीसरी जो आकृति है जिसको केम कहा जाता है, ये हिमनद जो होता है उसके अंतिम छोर से निकली हुई जलधाराओं द्वारा मार्ग में जब बाधा उपस्थित होने पर बालू और कंकड़ के टीले बन जाते हैं। ये अक्सर जो तल है उसके उसके तल में जो दरार होता है उसके दरारों के भरने के कारण बनता है। इनका जो निर्माण है वो असमान रूप से होता है, जिसमें बालू और बजरी का क्रमशः क्रमिक जमाव होता है। इनकी ऊंचाई 30 मीटर से 60 मीटर तक हो सकती है। इसका बहुत शानदार उदाहरण है वो दक्षिण स्कॉटलैंड की ड्रीप कटक। तो ये जो 3 आकृतियां हैं वो है हिमनदीय जलधारा के निक्षेप। जब हिम पिघल जाती है और वो जलधारा के रूप में जब जाती है तो ये तो ये तो हुआ जो हिमनद हैं उनके अपर्दन और निक्षेप से बनी स्थलाकृतियाँ। और जब हिमनदियाँ पूरी तरह से पिघल के
जलधाराओं के रूप में हो जाती है, तो उनमें उनके निक्षेपण से जो 3 आकृतियाँ बनती है, अवक्षेप का मैदान महत्वपूर्ण है, एस्कर और केम। इसके संबंध में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पावर पॉइंट बनाने का जो काम है वो अंजनी पटेल करती है, हमारी विभागीय सहयोगी। उसका काफ़ी धन्यवाद। आप सभी इस व्याख्यान में शामिल हुए, आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले बहुत जल्द मिलते हैं, आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला वर्ष आपके लिए और हम सभी के लिए अच्छा हो। महाविद्यालय परिवार की तरफ से भी आपको वो शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।